हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 10th के लिए एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी को तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी के इसमें सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद कि आप फर्दर अपने जेई या नीट का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए एक थिंकिंग एबिलिटी को भी हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा मैं बता दूंगा कि ये आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन हाँ, आपको उसके टॉपिक के बारे में एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि जब आप फर्दर जेईई या नीट का प्रिपरेशन करें तो आपको उन चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर करना है। ठीक है, और जो इसकी पीपीटी होगी, ठीक है, वो जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं उसका लिंक आपको लास्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th में, वो कि हमारा क्या है, इट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, ठीक है, ये फ्लो क्यों करता है। ठीक है, तो अगर आप बात करो इलेक्ट्रिक करंट तो इट इज द बेसिकली द फ्लो ऑफ द चार्ज। ठीक है, आपका क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक आपके पास कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं और दूसरे आपके पास नॉन कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो आप पहली बात ये समझो कि आपके पास जो करंट है, ठीक है, आपके पास जो करंट है, करंट आपका फ्लो करने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है कि आपको चार्ज चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चार्ज चाहिए। ठीक है, मैं भी इसके बारे में बाद में आता हूँ। आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। ठीक है, अब चार्ज जो होते हैं ना, वो देखो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को आप क्या बोलते हो, आप नेगेटिव चार्ज को बोलते हो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन बोलते हो आप इसको। ई और यहाँ पर माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को आप बोलते हो पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, और इसको जनरली हम ई प्लस से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है ना, देखो इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली कूलम इट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर ही। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आगे माइनस आता है और यहाँ पर आगे क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, सिंपल। और ये जो मैं सी लिख रहा हूँ बेसिकली इट इज द कूलम। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली इट इज द कूलम, जो कि आपका क्या होता है, यूनिट होता है चार्ज का। ठीक है, यूनिट होता है किसका, चार्ज का। ये क्या होता है, यूनिट होता है। तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि करंट को फ्लो कराने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर चार्ज चाहिए, जो कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं ना, हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स आपके बेसिकली तीन टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपके पास होता है कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, एक आपके पास क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है सेमी कंडक्टिंग। ठीक है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, और एक तीसरा और टाइप होता है। ठीक है, तीसरा एक और टाइप होता है जो कि आपके पास होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो अब जो ये कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, जो आपके पास चार्ज होते हैं, देखो यहाँ पर जैसे लिखा गया है ना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगा, जब आपके पास चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज को फ्लो करने के लिए आप खुद सोचो कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इसका मतलब चार्ज फ्री है घूमने के लिए। ठीक है, तो जो कंडक्टिंग मटेरियल्स आपके पास होते हैं उसमें क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, आर फ्री टू मूव, वो हिल डुल सकते हैं। ठीक है, फ्री टू मूव। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जबकि आपके पास जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना, इसमें जो चार्ज होते हैं, ठीक है, आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, इसमें आपके पास जो चार्ज होंगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में आपके पास जो चार्ज होंगे वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं।
ठीक है, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। और ये सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या है, ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़े चार्ज मूव करने के लिए फ्री होते हैं और थोड़े चार्ज आपके पास मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब पार्शियली चार्ज, ठीक है, पार्शियली, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत इसमें जो चार्ज होते हैं पार्शियली चार्ज आर फ्री टू मूव। ठीक है, आर फ्री टू मूव। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। और आपके पास जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें जो चार्ज होते हैं वो कुछ चार्ज फ्री होते हैं और कुछ चार्ज फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो तीसरी कैटेगरी है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स की, इसमें कोई भी चार्ज मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें से किस मटेरियल में आपका करंट फ्लो करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें आपका करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल इसमें आपके पास करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो करेगा क्या? हाँ, इसमें भी करेगा, क्योंकि थोड़े चार्ज तो मूव करने के लिए फ्री है ना। लेकिन इसमें नहीं, इसमें जब चार्ज फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए, इसका मतलब इसमें आपके पास करंट फ्लो नहीं करने वाला है। ठीक है, अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर, चलो आपको क्लास 10th के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, सिंपल आप ये समझो। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे ना, हम बात करेंगे कंडक्टर को लेकर के। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कंडक्टर को लेकर के। ठीक है, जिसमें आपके पास टोटल चार्ज क्या है, फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमको कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कंडक्टर के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ द करंट की बात आ रही है। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए बात करें, ये तो समझ में आ गया कि चार्ज करंट आपका कब फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो मैंने कहा कि अब हम बात करने वाले हैं केवल और केवल कंडक्टर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? कंडक्टर के बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल्स आपके पास होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, समझना, अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में क्या होंगे? चार्ज होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। देखो, असलियत में तो आपके पास नेगेटिव चार्ज ही होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है, केवल हम मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब ये अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और करंट की डायरेक्शन में हम वो ऐसा बोल देते हैं कि इस डायरेक्शन में असलियत में एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है, जिसको आप पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मैंने कितना भी बोला, मैंने कहा कि वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के। ठीक है, तो कभी कल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक कूलम्ब में आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो बोलो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कह रहे हो अगर एक इलेक्ट्रॉन में आपके पास इतना कूलम्ब का चार्ज है, तो एक कूलम्ब में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1/1.6 और इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इतने आपके पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब में। ठीक है, तो ये आप याद रखना, एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब का आपके पास चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, किस मटेरियल में फ्लो करेगा, फ्लो करने के लिए क्या चीज चाहिए, और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, आई थिंक इसके बारे में आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब आप देखो, आपके पास जो करंट होता है, ठीक है, आपके पास जो करंट होता है, करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, स्मॉल आई। ठीक है, तो आप कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, तो जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई, ठीक है, तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट। ठीक है, आप करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, आप इस चीज को समझो। आपने 2 प्रकार की क्वांटिटी पढ़ी होगी। ठीक है, आपने 2 प्रकार की यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन सी?
हाँ बिल्कुल, एक आपके पास होता है स्केलर, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बेसिक। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि आपके पास जो करंट है, ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप ये देखो, आपके पास जो करंट है इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, ठीक है, कुछ करंट तो फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, आपके करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और आपके करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आता है जो मैंने बोला, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसके बारे में भैया बस आप समझो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कुछ होता है, जो क्वांटिटी इसको फॉलो करती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तभी तो बस आप ये देखो कि करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन आपकी जो करंट होती है ना, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करती है, फॉलो नहीं करती है। मैंने कहा कि अभी आप इसके बारे में मत जानो, केवल आप समझने के लिए कि करंट किस प्रकार की क्वांटिटी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है कि क्या है। ठीक है, बस उसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट के पास होता है, लेकिन एक कुछ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जैसी चीज होती है जिसको करंट आपको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, करंट आपको क्या करता है, वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आपके पास जो करंट होता है असलियत में ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। इट इज नॉट ए स्केलर, ठीक है, नॉट अ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, इसीलिए इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको स्केलर क्वांटिटी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल पर तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही बताया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप आगे चल के देखोगे, 12th में आपके पास चैप्टर आया करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि उसमें आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी पढ़ चुके होंगे कि आपके पास जो करंट होती है ये क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी आपके पास होती है। ठीक है, तो अभी तो बस आप ये याद रखो चलो कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन करंट जो आपके पास होता है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो करंट इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए स्केलर, नॉट अ वेक्टर। ठीक है, अगर कहीं स्केलर लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा आपको। ठीक है, आपको लिखा हुआ मिल सकता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, 8, 9, 10th के बुक में, बट जब आप क्लास 12th मैंने कहा ना, जब आप थोड़ा अच्छी बुक पढ़ोगे तो वहां पर ये टेंसर क्वांटिटी ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो करंट आपके पास जो होता है ना, करंट 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 आपके पास होता है चार्ज, ठीक है, और डिवाइड बाई टाइम। क्या होता है, करंट आपके पास होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अब चार्ज की जो यूनिट होती है वो आपके पास होती है कूलम। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको पता होगा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, ठीक है, कि सी इज द कूलम, इट इज द चार्ज ऑफ यूनिट। तो चार्ज की यूनिट आपके पास होती है कूलम और टाइम का आपके पास क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो ये करंट की यूनिट आपके पास क्या होगी, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज द एम्पियर। ठीक है, इट इज द एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को आप देखोगे कि आपको ए से रिप्रेजेंटेशन इसका मिलता है। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या बात हो गई, यूनिट की आपके बारे में बात हो गई कि करंट की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो करंट आपके पास होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द करंट, जिसको आप बोलते हो एम्पियर, और एम्पियर को आप रिप्रेजेंट करते हो ए से। ठीक है, कैपिटल ए से। ठीक है, तो कहीं भी आपको जो करंट निकाला हुआ मिलेगा या फिर लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पर ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये करंट की आपके पास यूनिट होती है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा कि इट इज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बट करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये कुछ इस प्रकार से आपके पास एक ब्रांच है, ठीक है, समझना बस आप, ठीक है। मान लो कि यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रही है I1, ठीक है, और यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रही है I2, ठीक है। तो अब अगर इधर से करंट आपके पास I1 आ रही है और इधर से अगर आपके पास करंट I2 आ रही है, मान लो कि ये आपके पास एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा ना वो सिंपली I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। ये इस एंगल पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ये नहीं डिपेंड करे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। चाहे आप इस एंगल को 90 डिग्री से कुछ भी कर दो, मान लो कल को अगर ये एंगल आपके पास 120 डिग्री भी अगर आपके पास हो गया, ठीक है, और अगर यहाँ से आपके पास I1 करंट आ रहा है और यहाँ से अगर आपके पास I2 करंट आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आपके पास करंट जो जाएगी वो I1 प्लस I2 ही जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, जब ये 90 डिग्री था फिर भी इस वाले ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा था। जब ये 120 डिग्री हुआ फिर भी इस ब्रांच में आपके पास I1 प्लस I2 ही करंट फ्लो किया, ठीक है। इसका मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। आप कोई भी एंगल चेंज करो, करंट केवल कितना आया कितना गया आपको वो देखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर कल को ऐसा हो गया कि यहाँ से I1 करंट, ठीक है, आया और यहाँ से आपको लग रहा है कि I2 करंट इधर चला गया, तो इसमें कितना करंट आया, तो आपको हो गया I1 और माइनस I2, ठीक है। अब वो तो बात की बात है कि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो तो आप मैग्नीट्यूड तो लगा लो, डायरेक्शन तो आपके पास पता ही है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, ठीक है। तो वो है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ये, मैं आपको बस बताना चाहता हूँ करंट नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए दैट्स इट, कि हाँ कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर I1 करंट इधर से आया, I2 करंट इधर से आया, तो इस वाले में I1 प्लस I2 जाएगा। चाहे आप एंगल को 90 डिग्री रखो चाहे 120 डिग्री रखो, आप कोई भी एंगल रखो फर्क नहीं पड़ता है। और अगर यहाँ से I1 करंट आपको आते हुए दिख रहा है और ये करंट आपको लग रहा है यहाँ से दूर जा रही है, ठीक है, तो इसमें कितना करंट है, तब हो गया I1 माइनस I2 या फिर I2 माइनस I1। वो तो आपके पास पता चलेगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा और किसका मैग्नीट्यूड आपके पास कम है, तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आप अभी आप उतना दिमाग मत लगाओ, केवल सिंपल, ठीक है, ये समझने के लिए, ठीक है, कि इट इज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आई थिंक ये आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखो, मैंने अभी लिखा कि आपके पास जो करंट होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, मैंने कहा कि ये होता है चार्ज और डिवाइड बाई टाइम, ठीक है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हो Q से, ठीक है, और टाइम को आप रिप्रेजेंट करते हो T से, और करंट को मैंने कहा कि आप कैपिटल I या स्मॉल I किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना कि I इक्वल टू आपके पास क्या होता है, Q बाई टी होता है, ठीक है। और Q बराबर आप क्या लिख सकते हो, I इंटू टी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल ये बातें, ऐसा कुछ नहीं है इस चीज में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, आपके पास एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, कि आपके पास करंट है जो कि कितना है, 0.5 एम्पियर है, ठीक है। इसका मतलब करंट आपके पास है, कितना करंट है, वो आपके पास है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब कभी भी जब प्रॉब्लम सॉल्व किया करो ना, सबसे पहले आप देखा करो कि आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। जैसे मुझे करंट पता है कि 0.5 एम्पियर है, ठीक है, फिर ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ऑफ 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट मतलब टाइम आपको दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 10 मिनट, ठीक है। कह कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि चार्ज कितना फ्लो किया इस सर्किट से, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि मैंने कहा करंट का यूनिट तो आपके पास एम्पियर होता है और टाइम का आपके पास क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो आप हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में खेला करो, ठीक है। तो टाइम जब भी आपको दिया ना, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो अगर यहाँ पर आपके पास 10 मिनट है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो आप कहोगे 1 मिनट में आपके पास होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना सेकंड होगा, 10 मिनट में आपके पास आप होगा, देखो 60 इंटू 10 मतलब आपके पास होगा 600 सेकंड,
ठीक है, तो मतलब 10 मिनट आपके पास बराबर है कितने के, 600 सेकंड के। ठीक है, तो अब आप यहाँ से मुझे बताओ Q कितना हो जाएगा। तभी आपने देखा कि Q बराबर आपके पास होता है I और इंटू का T। ठीक है, तो यहां से आपके पास Q कितना आ गया, 0.5 और इंटू का 600। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया बोलो, ये आपके पास हो गया 300। ठीक है, 300 क्या, 300 कूलम। ठीक है, तो चार्ज आपके पास हो गया 300 कूलम। दैट्स इट, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अच्छा यहां पर अब मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, दैट इज द बैटरी। ठीक है, बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बैटरी आपके पास इस चैप्टर में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, घर वाली बैटरी होती है उसको आप छोड़ो। ठीक है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बैटरी बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, आप देखो ऐसे, हमेशा आपको ऐसा एक बैटरी का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है जिसमें आपके पास एक बड़ा डंडा होता है और एक छोटा डंडा होता है। ठीक है, और ये जो हम बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ये एक डीसी सोर्स की बैटरी है। ठीक है, अब बात आती है डीसी सोर्स क्या है। ठीक है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अब इसका मतलब क्या है कि ये बैटरी आपके पास डीसी सोर्स बैटरी है। ठीक है, क्या कोई और सोर्स होता है, हाँ देखो, करंट एक आपके पास होता है डीसी, ठीक है, और एक आपके पास होता है एसी। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, डीसी का मतलब आपके पास होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और दूसरा आपके पास एक एसी होता है। ठीक है, जो कि आपके पास होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट करंट डीसी के बारे में बात करते हो ना, तो करंट आपकी फ्लक्चुएट नहीं करती है टाइम के साथ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ ना, अगर ये करंट है और ये अगर टाइम है, ठीक है, तो करंट आपके टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पर कोई एसी के बारे में बात करोगे, अगर आपके पास कोई एसी सोर्स है, ठीक है, तो एसी सोर्स में क्या होता है कि आपकी जो करंट होती है टाइम के साथ, ठीक है, आपकी जो करंट होती है टाइम के साथ वो क्या करती है ना, चेंज करती है। ठीक है, वो क्या करती है, चेंज करती है, कभी ऐसे ऐसे। ठीक है, समझना, वो क्या करती है, चेंज करती है बेसिकली। ठीक है, मतलब कभी पॉजिटिव होगी, कभी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन ये हमेशा आपके पास एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इट इज द डायरेक्शन। ठीक है, कि आपके पास पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस वो एक ही डायरेक्शन है। तो आपके पास ग्राफ ऊपर ऊपर ही होगा या तो नीचे नीचे ही होगा जब आप डीसी करंट के बारे में बात करोगे। लेकिन जब आप अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात करोगे तो आपका करंट ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, मतलब पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है, ये चीज आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द डीसी करंट एंड व्हाट इज द एसी करंट। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, डीसी करंट का मतलब होता है ग्राफ केवल या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा। और एसी का मतलब वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, अब आप ये देखो, आपके पास घरों में ना, आपके पास घर में जो आपके पास बिजली आती है, ठीक है, बिजली तो आपके पास आती है एसी सोर्स। ठीक है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन, इसका आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, अगर आप इसके लिए वोल्टेज के लिए बात करोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे आपने ऐसे अगर लिख दिया, ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स हो। ठीक है, जैसे इसका क्या मतलब है, ये एक क्या है, ये एक बैटरी है ना, मैंने यहाँ पर बताया कि ये एक बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास एक बैटरी सोर्स है। ठीक है, और ये आपके पास करंट या फिर वोल्टेज कुछ भी हो सकता है अगर आप, ठीक है, वो तो बात की बात है। आप अगर यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज का सोर्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर I लिख दिया गया है मतलब करंट, तो क्या हो जाएगा, ये करंट का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपली। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास घर में जो सप्लाई आता है बेसिकली वो आपके पास एसी आता है, वो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, सिंपल।
ठीक है। तो बस अभी बस अब आप इतना ही समझो कि बैटरी आपके पास, हम जो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो डीसी सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आपको एसी सोर्स के भी बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डीसी सोर्स में क्या होने वाला है। तो डीसी सोर्स में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, डीसी सोर्स में करंट कभी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, या फिर वोल्टेज कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक ही रहेगा, ठीक है, वो पॉजिटिव ही रहेगा या तो नेगेटिव, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस आपको ये बस दिमाग में कभी आपके पास ऐसा आ सकता है ना डाउट कि क्या डीसी सोर्स में करंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है क्या, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, करंट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट आपके पास हमेशा अल्टरनेटिंग सोर्स में होता है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर करंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर करंट लिख ले रहा हूँ, अगर आप वोल्टेज के बारे में बात करोगे तो आप वोल्टेज के बारे में भी ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इट इज सिंपल, ठीक है, कि व्हाट इज द डीसी एंड व्हाट इज द एसी सोर्सेस, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि अभी हम जो बात करेंगे बैटरी के बारे में, ठीक है, अभी हम जो बैटरी के बारे में बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, डीसी सोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा डीसी सोर्स होगा, ठीक है। तो डीसी सोर्स में आपके पास जो बैटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस प्रकार से मैंने कहा कि रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपके पास कुछ बैटरी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक आपके पास ये एक बड़ा डंडा है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, छोटा डंडा है, ठीक है। तो बड़े डंडे को हम बोलते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है किसके, बैटरी का, ठीक है। बैटरी में आपके पास दो टर्मिनल आपके पास होंगे जब आप डीसी सोर्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, देयर आर टू टर्मिनल, ठीक है, आपके पास दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक आपके पास होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और एक आपके पास होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बड़ा डंडा होता है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा डंडा होता है वो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और ठीक है, पहली बात तो ये समझ में कि हाँ, आपके पास बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो बड़ा डंडा है वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो आपके पास छोटा डंडा है वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल आपके पास होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम हमेशा बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, हमेशा हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इस पॉइंट के बाद में आता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद पॉइंट ही वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो होता है क्या, जैसे बैटरी का मैंने कहा ना कि ये दो टर्मिनल है, ये आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव। तो जैसे ये आपके पास इसका कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, लेट V1, ठीक है, और इसका कुछ पोटेंशियल होगा लेट V2, ठीक है। तो ये V क्या है, बेसिकली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, ठीक, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप ये हमेशा याद रखना कि आपके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल वाले पोटेंशियल से बड़ा ही होगा, मतलब कि आपके पास जो V1 होगा ना वो V2 से बड़ा होगा, ठीक, V1 आपके पास जो होगा वो क्या होगा, वो आपके पास V2 से बड़ा होगा, ठीक है, वो आपके पास V2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, आपने कहा कि हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। V इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज, वो भी चलो ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल या फिर वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज V2, ठीक है। और आपने कहा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल वाले पोटेंशियल से बड़ा होगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगा इट इज द V1 माइनस V2, क्योंकि आपके पास V1 बड़ा है V2 छोटा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2। फिर यहाँ पर आप बात आ रही होगी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्यों बात कर रहे हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या जरूरत है। तो अभी आपको समझ में आएगा, बेसिकली अगर जब तक आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा ना, आपके पास करंट नहीं फ्लो करने वाला है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जरूरी है, ठीक है, इट इज द नीड, ठीक है, किसके लिए, फॉर फ्लो ऑफ करंट,
अगर आपको करंट को फ्लो कराना, हमारा चैप्टर ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो आपको वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपको पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आपको अभी तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हाँ, हमारे पास बेसिकली बैटरी होती है, ठीक है। अभी हम जो बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं वो डीसी बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो डीसी सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। हमारे पास दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक डीसी टाइप होती है, एक आपके पास एसी टाइप भी होती है। डीसी और एसी में आपको बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आपके पास एसी सोर्स की सप्लाई होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कहानी है बैटरी को लेकर के, ठीक है। अब दूसरी बात, ऐसे मैंने ये मान लो बैटरी बनाया, ठीक है, मैंने मान लो ये बैटरी बनाया, तो मैंने कहा कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो मेरी बैटरी है ना, ये मेरी बैटरी मान लो मैंने कहा दिया कि ये 10 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा कि ये जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल होगा, मतलब वी डैश आपके पास क्या होगा। तो आपने कहा अच्छा, वी डैश मेरे पास कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो जो मुझे समझ में आ रही है, जो वी डैश होगा ना, वो 6 वोल्ट से तो बड़ा ही बड़ा होगा, क्योंकि अभी हम ये पढ़ के आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल से तो बड़ा होता है। इसका मतलब वी डैश जो भी होगा वो 6 वोल्ट से तो बड़ा ही होगा। फिर मैंने कहा कि अभी हम इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो 10 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। श्योर। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, तो आप कहोगे ये तो वी डैश और माइनस 6 वोल्ट के बराबर है। अच्छा, और ये बराबर है 10 वोल्ट के। हाँ, तो इसका मतलब वी डैश मेरे पास कितना आ गया, 10 वोल्ट, और प्लस का कितना हो गया, 6 वोल्ट। इसका मतलब वी डैश मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट आ जाएगा। ये आपके पास वी डैश की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ये तो आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर जैसे मैं एक और एग्जाम्पल के बारे में आपके पास बात करूं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेम मैंने ये बैटरी बना दी है, ठीक है, और मैंने कहा चलो मैंने इसको पोटेंशियल दे दिया लेट 10 वोल्ट, ठीक है, और मैंने कहा कि ये 4 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ये मान लो वी डैश। अब कितना होगा, तो आप लोग देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बराबर होगा 10 और माइनस वी डैश के, और ये बराबर होगा 4 वोल्ट के। तो यहाँ से वी डैश कितना आ जाएगा, तो आप होगे 10 वोल्ट और माइनस का 4 वोल्ट। इसका मतलब वी डैश आपके पास कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा मोटा अगर आपको पास प्रॉब्लम देखने को मिल जाए, आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कहानी है आपके पास बैटरी को लेकर के, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी तो मैंने केवल इतना बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जरूरी है करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। कैसे, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि जैसे मान लो आपके पास ये एक पाइप है, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक क्या है, पाइप है, ठीक है, इट इज अ पाइप, ठीक है, ये क्या है, पाइप है, ठीक है। और इस पाइप में मान लो कि ये क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मान लो कि ये पानी भरा हुआ है, ये वाटर है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास एक पाइप है और आप इसको बिल्कुल जमीन पर ऐसे रख दो और उसमें पानी भरा हुआ है, क्या ये पानी फ्लो करेगा, मतलब क्या ये पानी इससे बाहर निकल पाएगा, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। इस केस में आपके पास जो वाटर है, ठीक है, वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, वाटर फ्लो आपका क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, पाइप में अगर आप पानी भर के ऐसे रख दो तो पानी तो बाहर नहीं निकलने वाला, मतलब पानी पाइप में फ्लो नहीं कर रहा है। फिर आपके पास दिमाग में आना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पाइप में पानी फ्लो क्यों नहीं कर रहा है। तो
पाइप में पानी को फ्लो कराने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होता है जिसको आप बोलते हो प्रेशर डिफरेंस। क्या बोलते हो? प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, बिना प्रेशर डिफरेंस के आपके पास पाइप में पानी नहीं फ्लो होने वाला। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस इज मस्ट। ठीक है, इज मस्ट फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप। ठीक है, फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप। ठीक है, ये आपके पास जरूरी है कि पाइप में आपको अगर पानी फ्लो कराना है तो वहां पर आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा कि आप ये देखो, बेसिकली आपके पास जो प्रेशर होता है, ठीक है, आपके पास जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि प्रेशर आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल मैं आपके पास लेके चल रहा हूँ, अभी आप सब कुछ छोड़ दो। प्रेशर आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये तो आपको समझ में आता है, ये तो आप पढ़ते आए हो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर को अगर आपको चेंज करना है तो आप फोर्स में चेंज लाओ। ठीक है, या तो आप क्या करो, एरिया में चेंज लाओ। मतलब कि ये जो पाइप है, इस पाइप का अभी तो क्या है कि अगर चाहे आप यहाँ के एरिया के बारे में बात करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करो, हर जगह एरिया आपका सेम ही है ना। आपके पास हर जगह एरिया क्या है? सेम है। ठीक है, और फोर्स तो सेम है। फोर्स सेम है इसका क्या मतलब है? ठीक है, फोर्स सेम है इसका मतलब कि आप यहाँ पर आप ये देखो, जैसे देखना, फोर्स सेम है इसका क्या मतलब है? फोर्स सेम है यहाँ पर आप सिंपल सा ये मतलब समझो कि आपकी ये जो पाइप ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी गई है, ठीक है, आपकी ये जो पाइप ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी गई है, ठीक है, इस पे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो ना। मतलब कि आप ये समझो कि जैसे ये तो पानी यहाँ पर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ठीक है, एरिया आप चेंज कर नहीं रहे हो। ठीक है, एरिया आप चेंज यहाँ पर क्या कर रहे हो? कर नहीं रहे हो। ठीक है, और इस एरिया पर आप कोई फोर्स नहीं लगा, और जैसे इस डायरेक्शन में अगर आप इसको फोर्स लगा पानी को धक्का मारोगे तो पानी तो आगे जाएगा नहीं ना। लेकिन आप यहाँ पर कोई फोर्स लगा रहे हो क्या? नहीं लगा रहे हो। इसीलिए आपके पास प्रेशर क्या है? हर एक पॉइंट पर सेम है। प्रेशर क्या है? हर एक पॉइंट पर, इस केस में, ठीक है, इस केस में प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम है, क्योंकि आप फोर्स लगा नहीं रहे हो। तो हर एक क्रॉस सेक्शनल पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपके पास लग रहा है। तो कोई यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस नहीं है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये आपका पानी इस पाइप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अब प्रेशर डिफरेंस लाने के लिए हम क्या करें? ठीक है, मान लो कि अभी मुझे पाइप की डायमेंशन नहीं चेंज करनी है। ठीक है, तो अब क्या करें? एक सिंपल पाइप के लिए हम क्या करें? ठीक है, तो जो घर पे तो अलग चीज है, ठीक है, वहां पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ तो वो पानी निकालता है और अंदर फेंकता है। तो यहाँ पर वो एक फोर्स लगाता है। ठीक है, वो तो आपके पास क्या होती है? पानी फ्लो करती है ना। पाइप तो आपके पास खेतों में आप सिंपली हॉरिजॉन्टली रखते हो, तो पानी आपके पास पहुंचता है खेत में, लेकिन वहां पर तो इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। ठीक है, वो आपके पास एनर्जी ऑफ सोर्स है। ठीक है, वो फोर्स लगा करके पानी को आगे फ्लो करा रहा है। ठीक है, लेकिन सिंपल हम और क्या कर सकते हैं? जैसे एक सिंपल, अगर हम पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसमें पानी भर दिए, उसको सिंपल रखें तो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर आप बिल्कुल समतल है तो, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो पानी ऑफकोर्स बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब थोड़ा सा जब, ठीक है, 11th में जाओगे तो आप पढ़ते हो कि प्रेशर जो होता है ना, वो बराबर होता है रो जी और इंटू एच के। ठीक है, ये देखो मैं आपको बिल्कुल बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए कि प्रेशर आपके पास रो जी इंटू एच के बराबर होता है। रो क्या होती है? रो होती है डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होती है? ये आपके पास डेंसिटी होती है। एच क्या होती है? एच आपके पास हाइट होती है। ठीक है, और जी क्या होता है? जी, जी आपके पास बेसिकली होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपके पास होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, जो कि अर्थ लगा रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ की वजह से जो भी आपके पास एक्सेलरेशन किसी बॉडी पर लग रहा है, दैट इज द जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, डेंसिटी तो आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, पानी की डेंसिटी तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, वो तो कांस्टेंट हो गई ना। जी, ये तो अर्थ लगा रही है, तो हर अर्थ तो हर एक पर सेम एक्सेलरेशन लगाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली आता है हाइट। ठीक है, मतलब अगर आपको प्रेशर में डिफरेंस लाना है, ठीक है, अगर आपको प्रेशर में क्या लाना है? डिफरेंस लाना है, तो आप सिंपली क्या कर दो? आप हाइट में डिफरेंस ला दो।
ठीक है, आप क्या कर दो उसके लिए, आप उसके लिए हाइट में डिफरेंस लाओ, सिंपल। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मतलब सिंपली मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप अपने पाइप को कुछ ऐसा अगर रख दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट में डिफरेंस आ गया ना। अगर आप देखो, मान लो कि ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, मान लो ये आपके पास अगर अर्थ का सरफेस है, तो आप ये देखो यहाँ पर ये हाइट में डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये आया ना, एच हाइट यहाँ पर आ गई, यहाँ पर जबकि हाइट 0 है। ठीक है, तो हाइट में डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो कर जाएगा, ठीक है, पानी इधर से निकल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस आ चुका है, इस यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग है और यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग है। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आपके पास पानी फ्लो करता है एक पाइप में। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम कंडक्टर के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आपको, ठीक है, यहां पर भी अगर आपके पास इट इज ए कंडक्टर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको अगर करंट को फ्लो कराना, अगर आप चाह रहे हो कि इसमें करंट फ्लो करे, ठीक है, तो करंट को फ्लो कराने के लिए यहां पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए? आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक वायर खरीद के लेकर के आओ तो वायर में करंट थोड़ी ना फ्लो करने लगता है ना, उसको आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है, किसी सोर्स से कनेक्ट करते हो, तब जाकर भी उसमें करंट फ्लो करता है, आपकी लाइट जलती है, मतलब जो भी आप इक्विपमेंट लगा रहे हो वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ऐसा नहीं है केवल आप कोई सोर्स ही ना कनेक्ट करो और सीधे इस वायर से यहाँ पर बल्ब या फिर कुछ लगा दो वो जलने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किस लिए नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, उसके लिए, उसकी वजह से करंट अंदर फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कराने के लिए हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो कंडक्टर था, ठीक है, ये हमारे पास जो कंडक्टर था, हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या किया? हमने इसको एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे अगर आप वैसे मान लो कि मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो आप ये देखो, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप क्या करते हो कि आप नेगेटिव टर्मिनल पे आप ले लो जीरो पोटेंशियल। क्या ले लो? जीरो। ये हमेशा आपको लेके चलना है। ठीक है, नेगेटिव पर आप जीरो पोटेंशियल ले लो, तो पॉजिटिव पर कितना होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर V डैश बोलूँ तो आपको देखो V डैश माइनस जीरो ही तो V के बराबर है ना, तो V डैश आपके पास V के ही बराबर होगा, इसका मतलब V डैश आपके पास V के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, लेकिन सर मुझे तो यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, मुझे तो यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि करंट तो मुझे इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कराना है, तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा और यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, ये भी समझ में आना चाहिए। तो अब आप ये देखो ना, ये आपके पास देख रहे हो, ये क्या है, ये चीज और ये चीज, इसको बोलते हैं इट इज अ कनेक्टिंग वायर। क्या होता है? इट इज अ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इट इज अ कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये भी क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। अच्छा, ये कनेक्टिंग वायर होती हैं। हाँ, कनेक्टिंग वायर का क्या मतलब है? कनेक्टिंग वायर का क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं कनेक्टिंग वायर के बारे में आपसे पास बात करूं, ठीक है, तो आप देखो, ये जैसे आपके पास एक वायर है, ठीक है, अगर आप, मैं कनेक्टिंग वायर के बारे में बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द कनेक्टिंग वायर, तो कनेक्टिंग वायर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या टर्म आ गई, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको समझ में आए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी बस आप ये देखो, ये जो कैपिटल आर से मैं लिख रहा हूं, इट इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वायर की क्या होती है, आपके पास जो कनेक्टिंग वायर होती है, इसकी रेजिस्टेंस लगभग जीरो होती है। रेजिस्टेंस जीरो होने से क्या मतलब हो गया, रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये हो गया कि आपका जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल V, वो बराबर होता है I इंटू आर के। ये कहाँ से आ गया,
मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी तो बस आप ये देखो कि आपके पास जो कनेक्टिंग वायर होती है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, और V बराबर होता है I इंटू आर। वी क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। या तो आप अगर इसके टर्मिनल के बारे में बात करो तो आप डेल्टा V लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप बात करो, क्योंकि आप करंट के बारे में बात करना चाहते हो। तो आप मुझे ये बताओ, अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो आपको समझ में आ रहा है क्या, डेल्टा V इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि करंट कुछ भी हो, अगर आप किसी भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो आपके पास 0 ही हो गया ना, वो तो आपके पास 0 ही हो गया ना। इसका मतलब कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, अगर मैंने यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल लिखा तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। 10 माइनस 10 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल का जब आप डिफरेंस करो तो 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट इसमें 0 नहीं है, करंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, करंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी आपको क्या समझना है, बस आपको ये समझना है कि ये जो चीज है इट इज ए कनेक्टिंग वायर, और कनेक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, लेकिन इसमें करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल, अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा, और अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी तक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत छोटा बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इस कंडक्टिंग मटेरियल में, इस कंडक्टिंग वायर में क्या करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। इट इज ए कंडक्टिंग वायर, या फिर कंडक्टिंग मटेरियल वायर, कुछ भी आप बोल सकते हो, इट इज ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है। इसका मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत बहुत जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतना तो चीज समझ में आ गई कि करंट फ्लो कब करेगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि अभी हमने जो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए बात की वो तो हमने कहा कि यार ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब तो यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, अब कैसे मैं पता करूँ कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब आप देखो ये कैसे पता करते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि जैसे ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो करंट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप कोई भी एक कंडक्टिंग वायर अगर आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, करंट आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ही फ्लो करेगा। क्या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से फ्लो नहीं कर सकता है क्या, वो करता है, ठीक है, उसकी कंडीशन अलग होती है जिसके बारे में भी आपको नहीं देख जानना है। अभी तो बस आपको ये जान के देख के चलना है कि करंट फ्लो कराना है, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो करंट देखो ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे फ्लो करेगा, तो इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन आपके पास यही होगी, और फिर ऐसे करंट फ्लो करेगा, और फिर ऐसे करंट फ्लो करेगा, सिंपल, ठीक है, सिंपल, इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास इट इज ए कंडक्टिंग वायर, ठीक है, अगर मेरे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और अगर कोई मुझे बस इतना बता दे कि इसके दोनों एंड पर कितना पोटेंशियल है, तो मैं ये बता दूंगा कि इस कंडक्टिंग वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है। बता लोगे, नहीं बता लोगे, कैसे बता लोगे, ऐसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल है V1 और यहाँ का पोटेंशियल है V2, और मैंने कहा कि मुझे ये बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी थी ना, कौन सी, कहाँ पर लिखा था मैंने, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, V बराबर I इंटू आर, ये, ठीक है। तो यहां से बेसिकली क्या होता है, जो करंट होता है, ठीक है, वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस के, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि ये जो आपके पास कंडक्टिंग वायर है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है,
ठीक है, कितना डिस्टेंस है r, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा v1 माइनस v2 डिवाइड बाई r, सिंपल। ठीक है, और अगर मैंने करंट की ये डायरेक्शन बनाई है, इसका सीधा सा मतलब है कि v1 आपका v2 से बड़ा ही है, क्योंकि करंट हमेशा, ठीक है, करंट जो फ्लो करती है ना, करंट इसकी जो डायरेक्शन होगी इस केस में, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, हायर पोटेंशियल से, ठीक है, मतलब हायर वोल्टेज से। अभी जो आपको समझना है, ठीक है, आगे के में होता है, ठीक है, मैंने कहा ना कि नेगेटिव टर्मिनल से भी करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन आपके लिए अभी तो बस आप ये याद रख के चलो कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ ही जाने वाली है, ठीक है, लोअर वोल्टेज की तरफ ही जाने वाली है। तो इससे आपके दिमाग में एक और चीज जरूर दिमाग में आना चाहिए कि यार करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पर जा रही है, इसका मतलब कि आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, ठीक है, आप छोड़ो रेजिस्टेंस, अभी मैं कंडक्टिंग वायर ही बनाता हूं, कि अभी तक मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं की है। तो अगर आपके पास ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो आपको ये चीज और समझ में यहां पर आ गई होगी कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और मैंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, v1, और यहाँ का पोटेंशियल अगर v2 है, तो v1 v2 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज और लिख सकते हो, क्या, कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कम ही होगा जब आप करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। यहां से ये एक पॉइंट आपके पास और निकल करके आ गया, ठीक है। आई थिंक ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये है, सॉरी इट इज नॉट द एग्जाम्पल, ठीक है, ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट carrying some amount of current as the work done to move a unit charge from one point to another point। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको भी समझा देता हूं, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आपके पास जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये जो बैटरी है ना, बैटरी, ऐसे मैंने बोला कि ये बैटरी मान लो मेरी 10 वोल्ट की है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी का क्या मतलब मैं समझूं, आप बस ये बताओ, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीज याद रखना कि आपके पास जो बैटरी होती है ना, ठीक है, आपके पास जो बैटरी होती है, बैटरी इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये चीज आप याद रखना, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है, नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। बैटरी आपकी एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है। तो इसका क्या मतलब मैं समझू, इसका मतलब ये है ना कि जैसे आपके पास ये एक बैटरी है, ठीक है, आपके पास ये जो बैटरी, इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वी डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 10 वोल्ट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, बिटवीन द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सीधा सा मतलब ये है कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से, जैसे अगर आपके पास ये है, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, तो जैसे ये एक पॉइंट है, ये आपके पास ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ पर अगर आपके पास पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसमें करंट फ्लो किया, ठीक है, तो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब 10 वोल्ट का ये मतलब है कि 1 कूलम्ब का चार्ज अगर आपके पास है, ठीक है, आप एक यूनिट चार्ज के बारे में बात करो, तो जब 1 कूलम्ब का चार्ज यहां से फ्लो करके यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो यहां से यहां के दौरान उसने जो वर्क डन किया, कितना वर्क डन करेगा, तो वर्क डन आपके पास होगा 10 जूल के बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा
ठीक है, आप 12th में जाकर के आपको समझ में आएगी कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी तो बस आप ये समझो कि जब 1 कूलम का चार्ज यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंचेगा ना, तब वो कितना वर्क कर चुका होगा, वो 10 जूल के बराबर वर्क कर चुका होगा। ठीक है, कितना? 10 जूल के बराबर। ठीक है, 10 जूल के बराबर वो क्या कर चुका होगा, वर्क कर चुका होगा। ठीक है, तो सिंपल आप ये समझो कि आपके पास जो डिफाइन होता है वोल्टेज, ठीक है, इसको आप लिखते हो, ठीक है, वोल्टेज बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, वोल्टेज ये आप अगर बोल रहे हो तो वोल्टेज इक्वल टू आपके पास बेसिकली क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन और डिवाइड बाई चार्ज। सिंपल। ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, वर्क डन और डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, तो वोल्टेज को आप V से रिप्रेजेंट करते हो, वर्क डन को आप W से रिप्रेजेंट करते हो और चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हो Q से है। ठीक है, कहीं कहीं स्मॉल q भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इट इज वोल्टेज की V इक्वल टू आपके पास क्या होता है, वर्क डन और डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, और आपके पास ये भी याद रखना है कि आपके पास जो बैटरी होती है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, नॉट इट इज द एनर्जी, इट इज द चार्ज। ठीक है, तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये सिंपल, आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाहता है कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन आपने किया ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। ठीक है, अगर आप 1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां ले गए, अगर आपको 10 जूल का वर्क करना पड़ा, इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। ठीक है, आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अगर 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है, अगर 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको ले जाने पर आपको अगर वर्क करना पड़ा 10 जूल का, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट V1 एंड V2 इट इज द 10 वोल्ट। इसका मतलब V1 माइनस V2 आपके पास 10 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहां पर कह लिया कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, हाँ, कि आपके पास 1 जूल का वर्क डन हुआ 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब 1 वोल्ट आपके पास क्या होगा, 1 जूल और डिवाइड बाई 1 कूलम का आपके पास क्या है, चार्ज। ये आपके पास बराबर होगा 1 वोल्ट के। ठीक है, सिंपल, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप यहाँ पर एक जोर, ठीक है, कि ये सब तो ठीक है, चलो ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ही जाता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप बोलते हो वोल्ट मीटर। क्या बोलते हो, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फॉर मेजर, ठीक है, फॉर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फॉर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज किस लिए किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर वायर है, ठीक है, तो कोई भी कंडक्टिंग वायर अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल को मेजर करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पर जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हो, दैट इज द वोल्ट मीटर। ठीक है, दैट इज द वोल्ट मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज लिखी है कि द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी द मेजर। ठीक है, जैसे अगर आपके पास, ठीक है, जैसे मैं आपको एक सर्किट ही बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखो, ठीक है, जैसे अगर आपके पास इट इज अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, अगर आपके पास ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और इस कंडक्टिंग वायर को आपने क्या किया है,
कि एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर रखा है, लेट सपोज, ठीक है, ये बैटरी का वोल्टेज मैं V ले लेता हूँ, ठीक है। इस कंडक्टिंग वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी R, ठीक है। तो आप देखो ना, आप इस सर्किट को, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि आप कंडक्टिंग वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट। या अगर आपके पास एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की वायर है, ठीक है, अगर आपके पास एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की कंडक्टिंग वायर है, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस आप दे दोगे R, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास, ये आपके पास क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, मतलब इस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस, अगर आपको पोटेंशियल को मेजर करना है, तो जो आप वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है, वो आप इसके बिल्कुल पैरेलल में लगाओगे, ठीक है, मतलब ऐसे, ये आप क्या लगाओगे, ऐसे आप अपना वोल्ट मीटर लगा दोगे, ठीक है। तो करंट, आप, मैंने कहा कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करने वाली है अभी तो आपके लिए, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है, तो ऐसे इसमें करंट जाएगी, तो इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल आपके पास ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ठीक है, वो आपको इस वोल्ट मीटर में उसकी रीडिंग आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, दैट इज द वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को आप हमेशा जिन दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, आप क्या करो, उसके पैरेलल में आप लगा दो, तो आप वोल्ट मीटर मेजर कर लोगे, ठीक है। उसी प्रकार जब आप करंट के लिए बात करते हो, तो करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हो, ठीक, अगर मैं यहाँ पर अगर करंट के लिए बात करूँ, ठीक है, अगर आपको मान लो करंट को मेजर करना है, ठीक है, तो अगर आपको करंट को मेजर करना है, तो करंट को मेजर करने के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, दैट इज द अमीटर, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो अमीटर, ठीक है। कि अगर आपके पास ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, अगर आपने इसको इस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ R है, पोटेंशियल इस बैटरी का V है, ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है अगर आपको मेजर करना है, तो वहां पर क्या करोगे, आप सीरीज में एक अमीटर लगा दोगे ऐसे, ठीक है। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये अमीटर उसकी रीडिंग आपको दे देने वाली है, ठीक है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर का यूज करते हो, जो कि आप पैरेलल में लगाते हो, ठीक है, जो कि आप कहाँ पे लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको करंट को मेजर करना है, तो आप अमीटर का यूज करते हो, और अमीटर को आपको किस में लगाना है, आपको सीरीज में लगाना होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है, क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है, इन मूविंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आप ये देखो, आपको दिया क्या क्या है, ठीक है, आपको चार्ज दे रखा है 2 कूलम्ब का, ठीक है, एंड अक्रॉस 2 पॉइंट, ठीक है, मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में आप 2 कूलम्ब के चार्ज को मूव कराओगे, ठीक है, उन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द 12 वोल्ट, ठीक है। तो अब बताओ कितना वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि V इक्वल टू आप लिखते थे W/Q, ठीक है, V इक्वल टू W/Q, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो सिंपली आपके पास W कितना हो जाएगा, Q और इनटू का डेल्टा V, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q है 2 और ये आपके पास है 12, तो आपके पास ये कितना हो गया, 24 जूल, ठीक है। इतना वर्क डन आप, ठीक है, इतना हाउ मच वर्क, तो 24 जूल का वर्क हुआ होगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, कि किस चीज को किस चीज से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज को आपको बता भी दिया, एक बार मैं यहाँ पर आप देख लो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल मतलब आपके पास अगर बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी का सिंबल मैंने बताया ऐसा होता है, ठीक है, कि जो बड़ा डंडा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जो छोटा डंडा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज पे ध्यान दो, अगर आपको बैटरी का कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है, अगर आपको बैटरी का कॉम्बिनेशन करना है, तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दे रखा है बैटरी के कॉम्बिनेशन का, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लो बैटरी कॉम्बिनेशन को और अच्छे तरीके से, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी,
ठीक है। अगर आपको बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाना तो आप ये देखो, आप बैटरी को रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, मान लो कि आपके पास 3 बैटरी है, ठीक है, मान लो आपके पास 3 बैटरी है, एक बैटरी आपके पास ये है, ठीक है, ये मान लो कि आपके पास 2 वोल्ट की है, ठीक है, दूसरी बैटरी मान लो आपके पास ये है, ठीक है, ये मान लो आपके पास 4 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो बैटरी ए है और ये मान लो बैटरी बी है, ठीक है। आपको इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी तो हम सिंपल बात करेंगे सीरीज में इनको कनेक्ट करना, ठीक है, आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है सीरीज में कनेक्ट करना, ठीक है। पैरेलल में आप अभी कनेक्शन, ठीक है, मत जानो, ठीक है, जब आप क्लास 12 में जाओगे तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये बस जो सर्किट डायग्राम दे रखा है, बस मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ, दैट से, ठीक है। यहाँ पर बैटरी की इसने सीरीज में लगा रखा है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों बैटरी को सीरीज में लगाओगे, ठीक है, तो आप ये देखो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है ना। मान लो कि आपने या तो ऐसे लगाया बैटरी को, ठीक है, या तो आप ऐसे कनेक्ट करोगे, दूसरा आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, है ना, दूसरा कनेक्शन आप ऐसे बना सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा, ठीक है, कि आप ऐसे भी बना सकते हो ना, एक सेकेंड देखना, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये 3 कॉम्बिनेशन है आपके पास ना, ये आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास सेकंड कॉम्बिनेशन है और ये आपके पास क्या है, थर्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मान लो कि ये बैटरी आपके पास 4 वोल्ट की है, ये बैटरी आपके पास 2 वोल्ट की है, ठीक है, ये बैटरी आपके पास 4 वोल्ट की है, ये बैटरी आपके पास 2 वोल्ट की है, ठीक है, और ये बैटरी आपके पास 4 वोल्ट की है और ये बैटरी आपके पास, ठीक है, ये बैटरी आपके पास 4 वोल्ट और ये बैटरी आपके पास 2 वोल्ट, ठीक है, बस समझने के लिए आप देखो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव से आपने कनेक्ट किया है और यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, ठीक है, बस आप टर्मिनल पर ध्यान दो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इक्विवेलेंट सेल बनाओगे, ठीक है, अगर आपने नेगेटिव मतलब अगर आपके पास बैटरी के अपोजिट टर्मिनल अगर कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी वो आपके पास बनेगी 6 वोल्ट, मतलब इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके नेट इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके सेम टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हो, जैसे इस केस में जब आप बैटरी बनाओगे ना तो बैटरी आपकी 6 वोल्ट की ना बन के बैटरी आपकी 2 वोल्ट की बनेगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि बैटरी को जब आपने कनेक्ट किया है तो टर्मिनल कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट है, ठीक है। अगर अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट है तब तो क्या होगा, पोटेंशियल ऐड हो जाएगा ना, हर एक बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन अगर सेम टर्मिनल अगर कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, हाँ, जो नेट कॉम्बिनेशन होगा आपके पास इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी का, उसका पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो इसने अपोजिट टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट करा रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इस बैटरी का, ठीक है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V1 होगा, अगर इसका V2 होगा और अगर इसका V3 होगा, जब इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाओगे ना तो जो आपके पास नेट बैटरी बनेगी उसका पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 और प्लस कितना होगा V3, दैट्स, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, स्विच। अब देखो स्विच 2 प्रकार की हो सकती है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन याद रखो कि स्विच, ठीक है, स्विच को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे, ठीक है। ये आपके पास ओपन स्विच है, अगर आपने इसमें एक डॉट दे दिया तो ये आपके पास क्लोज्ड स्विच हो गया, ठीक है। एक वायर आप ज्वाइंट, ठीक है, कि यहाँ पर एक वायर ऐसे है, दूसरे वायर को आप ऐसे ला के यहाँ पर कनेक्ट किए हो तो सिंपली इट इज वायर ज्वाइंट, ठीक है। अब ये देखो अगर कहीं ऐसा, ठीक है, जैसे ये एक वायर है, दूसरा वायर आपको कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है, इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर ये आपके पास वायर 1 है, ठीक है, और ये अगर आपके पास वायर 2 है तो 1 वायर ने 2 वायर को टच नहीं किया। ऐसे यहाँ पर क्या मतलब है कि इनको टच किया, मतलब यहाँ पर ये वायर दूसरे वायर से कनेक्ट है, लेकिन इस केस में एक वायर है, ये दूसरी वायर है और ये दोनों टच नहीं किए ना, विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो अगर ऐसा है
तो फिर ज्वाइंट है। और अगर इस प्रकार से सिंबल आपको दिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब वायर आर नॉट ज्वाइंट, ठीक है। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब के आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा भी बना हुआ आ सकता है, या तो इलेक्ट्रिक बल्ब का शेप में बना हुआ आ सकता है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तो क्या है, अगर आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ, बेसिकली ये क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पर जो लिखा है ना रेजिस्टर, ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली आप इसको मूव कराते हो, ठीक है। अभी जैसे ये यहाँ पर है, फिर आप इसको आगे पीछे मूव कराओगे तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या करती है, वेरी करती रहती है, ठीक है। फिर अमीटर को मैंने कहा कि ऐसे आप, ठीक है, इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो। और वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से होता है, रिप्रेजेंटेशन है, इट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, और कुछ सर्किट और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हीट और पावर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और जैसे ये पूरा आपके पास चैप्टर एंड होगा तो इसकी पीपीटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है।